जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक स्लैशर फिल्म मैरी हैड अ लिटिल लैम्प के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक सुनसान जंगल में एक पुराना कैबिन दिखाया जाता है जिसके अंदर मैरी नाम की एक बूढ़ी लेडी पोयम को गुनगुना रही थी। मैरी के सामने उसकी एक विक्टिम होती है जिसे वो एक गाना गा के सुना रही थी, और हम देख पाते हैं कि वो विक्टिम काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी है। गाना ख़त्म होने के बाद मैरी उससे कहती है कि अब उनके डिनर का टाइम हो गया है, तो वो उसे उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है जहाँ पर वो अपने बेटे से कहती है कि वो डिनर को लेकर आए। तभी उसका बेटा वहाँ पर आता है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसका जो सर था वो लैम्प की तरह था और नीचे से वो पूरा इंसान था। वो अपने साथ उस लड़की के बॉयफ्रेंड को लेकर आता है जिसे उसने बुरी तरह पीट रखा था, और उसे लाते ही वो उस लड़की के सामने टेबल पे पटक देता है और एक चाकू से उसके सारे बॉडी पार्ट्स काट डालता है जिससे उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि दरवाज़ा लॉक्ड है, इसीलिए वो उसकी चाबी से उस ताले को खोलने की कोशिश करने लगती है और अचानक से ताला खुल जाता है और वो बाहर भागती है। वो खुद को बचाने के लिए एक बांध में जाकर छुप जाती है जहाँ पर वो कातिल आता है और उसे ढूंढने लगता है। लेकिन जब उस लड़की को लगता है कि वो लैम्प वहाँ से चला गया है तो वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो अपने सामने उस लैम्प को पाती है जो कि उसका गला दबाने लगता है और उसे बंदी बना लेता है। उसके बाद हमें कार्ला नाम की एक रेडियो जॉकी दिखाई जाती है जो कि रेडियो पर अपने क्राइम शोज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है। उसने कई सारे क्राइम्स कवर किए होते हैं जिसमें से कई सारी फेमस स्टोरीज़ थी और लोगों को उसका पॉडकास्ट सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था, इसलिए जो उसके लिसनर्स थे वो भारी मात्रा में उसे सुना करते थे। लेकिन अब कार्ला के पास कोई नई स्टोरीज़ नहीं थी जो कि इंटरेस्टिंग हो, इसीलिए उसके जो लिसनर्स थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे और ये उसके रेडियो के लिए बहुत ही बुरी खबर थी। कार्ला के कुछ टीममेट्स होते हैं जो कि उसके साथ ही काम किया करते थे और इनके नाम होते हैं पीट, मोना, रे, लिज और शैली। पॉडकास्ट खत्म होने के बाद ये लोग ऑफ एयर चले जाते हैं और तभी शैली कार्ला के पास आती है और उसे बताती है कि उनके बॉस मैट ने उसे मिलने के लिए बुलाया है तो जल्दी से उसके ऑफिस में चली जाए। ये सुनकर कार्ला बॉस के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या बात है, तो उसका बॉस उसे बताता है कि दरअसल जो उसके लिसनर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं क्योंकि उसके शो में कुछ नयापन अब नहीं रहा है और लोगों को कुछ ऐसी तड़कती भड़कती कहानी चाहिए जिसे सुनकर लोगों को मज़ा आ जाए। कार्ला उससे कहती है कि वो इस पे काम कर रही है तो चिंता ना करे, बहुत जल्द वो लिसनर्स वापस आ जाएंगे। बॉस उससे कहता है कि उसने अपने स्क्रिप्ट में भी बहुत सारी गलतियां करी हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं हैं, तो वो जल्दी से इसे इम्प्रूव करे। उसका बॉस उससे कहता है कि वो उसे एक हफ्ते का टाइम दे रहा है और अगर वो कोई बढ़िया कहानी नहीं लेकर आ पाई तो उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुन के कार्ला काफ़ी डर जाती है क्योंकि वो किसी भी हाल में इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहती थी और वो उससे वादा करती है कि वो एक अच्छी कहानी ढूंढ कर लाएगी। उसके बाद वो अपनी टीम के पास जाती है और उन्हें इस बारे में बताती है और उसकी टीम भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि अगर उसकी जॉब जाती तो उन सब की भी जॉब जा सकती थी। इधर हम मैरी को देखते हैं जो कि अपने बांध में जाती है उस लड़की से बात करने के लिए, और जब वो उस विक्टिम लड़की को ज़ख्मी हालत में देखती है तो वो उससे कहती है कि वो उसके बेटे की बीवी बन जाए और उनकी फैमिली में शामिल हो जाए क्योंकि उसका बेटा काफ़ी अकेला है और उसे एक जीवन साथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सुन के वो लड़की रोने लगती है और उससे कहती है कि उसका बेटा मॉन्स्टर है और वो उसकी वाइफ कभी नहीं बन सकती, और इससे मैरी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने बेटे से कहती है कि वो इसे जान से मार डाले क्योंकि ये उनकी फैमिली में शामिल ही नहीं होना चाहती है। तभी लैम्प वहाँ पर आता है और उस लड़की को जान से मार डालता है। इधर कार्ला रात को जब न्यूज़ देख रही होती है तो उसे कई सारे मिसिंग लोगों की रिपोर्ट्स नज़र आती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर रैप वुड्स में ऐसा क्या है जहाँ जो भी जाता है कोई वापस नहीं आ पाता। उसे लगता है कि एक अच्छी कहानी हो सकती है उसके लिए, तो वो इसको कवर करेगी ताकि उसके व्यूअर्स वापस आ सकें। अगली सुबह वो अपने बॉस के पास जाती है और इस कहानी के बारे में बताती है और उसे कहती है कि वो लोग वहाँ पर जाकर देखना चाहते हैं कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी जाता है जो वापस नहीं आ पाता। उसका बॉस उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं होगा, तो वो उससे कहती है कि वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर जा रही है और वहाँ पे कई सारे लोग गायब हुए हैं और वो इसके पीछे का रीज़न जानना चाहती है। जब वो वहाँ की मिस्ट्री को सॉल्व करेगी तब उनके व्यूअर्स वापस आ जाएंगे और उनका जो रेडियो है उसे दोबारा से लोग सुनने लगेंगे। उसके बॉस को ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो उसे फाइनेंस करने के लिए तैयार है और वो अपनी टीम के साथ तैयार हो जाए वहाँ पर जाने के लिए। अगली सुबह वो सभी कार के पास मिलते हैं ताकि वो वहाँ पर जाने के लिए निकल सकें और वहाँ पर टोटल 6 लोग जा रहे थे जो कि कार में बैठते हैं और वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं तो गाड़ी से उतरकर वो ट्रैकिंग करने लगते हैं ताकि वो जान सकें कि आखिर जो लोग यहाँ पे वैकेशन मनाने के लिए आते हैं वो कभी वापस क्यों नहीं आ पाते। कार्ला अपनी टीम को मोटिवेट करती है और उनसे कहती है कि ये उनका बेस्ट केस होने वाला है, तो वो सभी अलर्ट रहें और अगर उन्हें कहीं पर भी सबूत मिले तो वो उसे इकट्ठा कर लें।
उसके बाद वो सभी वुड्स के अंदर चले जाते हैं और घंटों तक चलते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। तभी वो देखते हैं कि दरअसल वो जंगल में घूम कर ही उसी जगह पर आ रहे हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि शायद वो लोग रास्ते को भटक गए हैं। वो सभी कार्ला को कहने लगते हैं कि उन्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से वो लोग रास्ता भटक गए हैं। लेकिन कार्ला उससे कहती है कि ये स्टोरी के लिए उन्हें यहाँ पर आना ही था, क्योंकि ये स्टोरी उनके शो की सबसे बेस्ट स्टोरी होने वाली है। तभी अचानक उन्हें दूर से एक घर नज़र आता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ से उन्हें मदद मिल सकती है। लेकिन उन्हें ये बात नहीं बताती कि ये जो घर है वो बहुत ही खतरनाक आदमी का है, और अगर वो वहाँ पर पहुँचे तो वो इन सबको एक एक करके जान से मार डालेगा। मदद लेने की आस में वो उस घर के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर वो आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई भी उनका जवाब नहीं देता। वो सभी सोचने लगते हैं कि आखिर ये घर किसका है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर कई सारी चीज़ें साफ़ पड़ी हुई हैं, जिससे उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई रहता ही होगा। तभी अचानक मैरी उनके सामने आ जाती है, जिसे देखकर कार्ला डर जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये घर उसका है। तो मैरी उससे कहती है कि वो इस घर के अंदर थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये घर उसका ही होगा। कार्ला उससे कहती है कि दरअसल वो लोग रास्ता भूल गए हैं। तो मैरी उससे कहती है कि वो किन लोगों के बारे में बात कर रही है। तो कार्ला उसे बताती है कि दरअसल वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर आई है, लेकिन वो रास्ता भूल गए हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से उससे मदद मांगने आए हैं। मैरी जब उन सबको यहाँ पर देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके बेटे के लिए नए खिलौने आ चुके थे। मैरी उन सबको चाय ऑफर करती है और उनको बैठने के लिए कहती है। कार्ला मैरी से पूछती है कि आखिर वो इतनी सुनसान जगह पर अकेले क्यों रहती है। तो मैरी उसे बताती है कि वो अकेले नहीं बल्कि वो अपने बेटे के साथ रहती है। कार्ला उससे पूछती है कि उसका बेटा कहाँ पर है। तो वो बताती है कि दरअसल उसका बेटा अभी ऊपर वाले रूम में सो रहा है। कार्ला उससे पूछती है कि अगर उसके बेटे की एज क्या है। तो वो उसे बताती है कि उसका लिटिल लैम्प 33 साल का है। ये सुन के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि वो 33 साल के आदमी को एक लिटिल लैम्प कह रही थी। तभी मोना उससे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, तो क्या वो उसका बाथरूम यूज़ कर सकती है। तो वो उसे बताती है कि एक बाथरूम नीचे है, लेकिन वो वहाँ पर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि वो बाथरूम अच्छी कंडीशन में नहीं है। वो ऊपर वाले बाथरूम में जाए जो कि लेफ़्ट में है, लेकिन वो वहाँ पर जाकर बिल्कुल भी आवाज़ ना करे, क्योंकि अगर उसका बेटा उठ गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन के मोना उससे कहती है कि वो इस बात का ख्याल रखेगी, और वो तुरंत ऊपर वाले वॉशरूम में जाती है, जो कि बहुत ही गंदा पड़ा हुआ था। नीचे मैरी सबको बताती है कि दरअसल उसका जो बेटा है उसने उसे स्कूल भेजा ही नहीं था, बल्कि वो हमेशा उसके साथ ही रहता था और उसी ने उसकी स्कूलिंग करी है। उसने उसको सारी चीज़ें सिखाई हैं, कैसे दूसरे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करना है। बचपन में उसके दोस्त भी नहीं बनते थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था, जिसकी वजह से उसे एनिमल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, और जो एनिमल्स थे वो सारे उसके दोस्त बन जाते थे। कार्ला उससे पूछती है कि क्या उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की है या नहीं। तो वो उसे बताती है कि उसे लड़कियां तो पसंद हैं, लेकिन कोई उसकी वाइफ नहीं बनना चाहती। उसे अपने बेटे और अपनी फ़ोटो भी दिखाती है, जिसमें उसने अपने बेटे की तस्वीर पे कट लगा रखा था। मैरी उन्हें बताती है कि अब उसका जो बेटा है वो सिर्फ 3 काम करता है। वो उसे प्रोटेक्ट करता है, वो उसके लिए खाना बनाता है, और वो सिर्फ उसका ख्याल रखता है। शैली को उसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, तो पीट उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है। तो वो उसे बताती है कि उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। इधर मोना जब बाथरूम से बाहर आती है तो वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती। शैली सबसे कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए और किसी होटल में जाके रहना चाहिए, क्योंकि वो इन लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते। उसकी बात सुनकर रे और लिस कहते हैं कि वो चुपचाप वहीं पर बैठी रहे, ये लोग कुछ भी परेशान नहीं होंगे और वो एक रात में रहकर यहाँ से चले जाएंगे। कार्ला भी उसकी बात से सहमत थी, क्योंकि वो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ से वो स्टोरीज लेना चाहती थी ताकि वो अपने शो में उसे सुना सके। तभी मैरी उनसे कहती है कि ऊपर वाले फ्लोर में सिर्फ 2 रूम्स हैं, जिसमें से एक में उनका बेटा सोता है और दूसरा रूम वो लोग ले सकते हैं और वहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं। वो रूम काफ़ी बड़ा है, तो उन्हें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर कार्ला खुश हो जाती है और वो उसे कुछ पैसे भी देती है, लेकिन मैरी उससे कहती है कि उसे पैसे की नीड बिल्कुल नहीं है। लेकिन कार्ला उसकी नहीं सुनती और पैसों को उसके हाथ में थमा देती है। उसके बाद मैरी एटिक में जाने लगती है अपने बेटे को देखने के लिए, और वहीं पर उसे मोना मिलती है, जिसे वो डरा देती है। इससे मोना को काफ़ी अजीब लगता है और वो नीचे चली जाती है, और मैरी अपने बेटे के पास जाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से बिल्कुल भी बाहर ना जाए, क्योंकि इन लोगों को उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, और वो उसे कॉल का इंतज़ार करे। जब वो उसे कॉल देगी तभी वो वहाँ पर जाए और उन्हें मारे। ये सुनकर लैम्प राज़ी हो जाता है और वो वहीं पर रहने का फ़ैसला करता है। जब वो सभी अपने रूम में जाते हैं तो कार्ला अपनी टीम को बताती है कि उसके पास एक आइडिया आया है स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वो स्टोरी को कुछ मॉडिफाई करेंगे और बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, जैसे कि मैरी अपने बेटे के साथ यहाँ पर रहती है, लेकिन उसका बेटा एक कातिल है, क्योंकि जो कोई भी यहाँ पर आता है वो उसे जान से मार डालता है। ये सुनकर उसकी टीम हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि ये सारी झूठी बातें हैं, और वो इन झूठी बातों पर बिल्कुल भी सहमत नहीं है। लेकिन कार्ला उनसे कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका शो कभी नहीं चल पाएगा।
मोना उनसे कहती है कि जब वो ऊपर गई थी तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब आवाज़ आई थी और उसे नहीं लगता ये जगह बिल्कुल भी सेफ़ है। हम यहाँ मैरी को देखते हैं जो कि दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उन सबकी बातें सुन रही थी और उसे पता चल जाता है कि ये लोग झूठ बोलकर आए हैं कि वो यहाँ ट्रैकिंग करने आए थे। दरअसल ये लोग यहाँ पर उनकी कहानी जानने के लिए आए हैं। उसके बाद वो सभी सो जाते हैं और रात को मोना जब सो रही होती है तो एटिक से उसे कुछ आवाज़ आती है। वो शेली और पीट को उठाने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी नहीं उठता, तो वो फैसला करती है कि वो अकेले ही वहाँ पर जाएगी देखने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या है। इधर कार्ला को भी रात को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उस घर में छानबीन करना शुरू कर देती है ताकि वो कुछ सबूत इकट्ठा कर सके। वो सारी फ़ोटोज़ में देखती है कि मैरी का जो लड़का है उसका चेहरा काटा हुआ है, मानो कि मैरी ना चाहती हो कि उसके लड़के का चेहरा कोई देखे। तभी मैरी वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर वो हैरान हो जाती है और मैरी उससे पूछती है कि क्या उसे भी नींद नहीं आ रही, तो कार्ला उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक समझी। इधर मोना जब एटिक में जाती है देखने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या है, तो वो लैम्प को देखती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे जंजीर में बंधा हुआ देखकर उसे लगता है कि शायद वो कोई विक्टिम है, इसलिए वो उसे छुड़ाने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसका चेहरा देखती है जो कि जानवर का है, ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी लैम्प उसे पकड़ लेता है और उसे काट खाता है, जिससे मोना की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर मैरी कार्ला से पूछती है कि उसने नोटिस किया कि वो उसकी फैमिली फ़ोटोज़ को देख रही थी, तो कार्ला उससे कहती है कि वो उनकी फ़ोटोज़ इसीलिए देख रही थी ताकि वो और भी अच्छी तरह उनके बारे में जान सके। ये सुन के मैरी उसे अपनी कहानी बताती है। वो उसे कहती है कि वो बचपन से ही यहाँ पर रहती आई है, लेकिन उसकी माँ की जब मौत हो गई थी तो उसके पिता ही उसका देखभाल किया करते थे। लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो उसके पिता का माइंड डाइवर्ट हो गया, जिसकी वजह से वो रोज़ उसके रूम में आकर उसका शोषण करने लगे थे। वो रोज़ दारू पीकर आते और उसका शोषण करते, जिसकी वजह से 1 साल बाद उसको एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन वो बच्चा बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं था। जब उसने उस बच्चे की शक्ल देखी थी तो उसे लगा था कि शायद भगवान उससे नाराज़ हैं और पनिशमेंट के तौर पे उस बच्चे ने उसकी कोख से जन्म लिया है। लेकिन वो बच्चा बेशक अलग था, लेकिन वो था तो उसका ही बेटा, इसीलिए उसने उसे एक्सेप्ट किया और तब से ही वो उसके साथ यहाँ पर रहती है। कार्ला को उसकी कहानी जानकर बहुत दुख होता है कि बचपन में उसके साथ ये सब हुआ था और मैरी उससे कहती है कि अब काफ़ी टाइम हो गया है तो उन्हें अपने बिस्तर पर चलना चाहिए। जब अगली सुबह होती है तो मैरी सबसे पहले एटिक में जाती है ताकि वो देख सके कि उसका बेटा वहाँ पर मौजूद है या नहीं। जब वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर मोना की लाश पड़ी हुई है, जिसे उसके बेटे ने बेरहमी से मार डाला है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसका बेटा भी वहाँ से गायब होता है और वो तुरंत सारे घर में उसे ढूंढने लगती है। तभी कार्ला उसके पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर वो किसे ढूंढ रही है, तो वो रो के उससे कहती है कि उसका लिटिल लैम्प खो गया है और वो न जाने कहाँ पर चला गया, तो उसे ढूंढने जाना होगा। ये सुनकर कार्ला उससे कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी उसे ढूंढने के लिए। वो शेली और पीट से कहती है कि वो भी उसके साथ चलें, लेकिन शेली और पीट उससे कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, तो वो उसके साथ जाए और वो सभी यहीं पर वेट करेंगे। कार्ला जब उसके साथ चली जाती है तो शेली पीट से कहती है कि उन दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए और वो अपने बाकी 2 मेंबर्स को भी कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते क्योंकि उनके सर पे सिर्फ मस्ती सवार थी। वो दोनों एक रूम में जाते हैं और वहाँ पर मेकआउट करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ आती है और उन्हें लगता है कि शायद वो मैरी का बेटा होगा, इसीलिए वो दोनों बाहर जाते हैं देखने के लिए, लेकिन बाहर कोई भी मौजूद नहीं होता। उसके बाद वो वापस अंदर आने लगते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है और वो लेडी अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि दरअसल उसने दरवाज़ा बंद किया था, तो वो उससे कहता है क्या पता विंड की वजह से ये खुल गया हो। उसके बाद वो अंदर जाते हैं और वो बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि वो अपने रूम में जा रहा है वाइन लेने के लिए ताकि वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकें। जब वो अपने रूम में जाता है तो उसके पीछे वो लैम्प आ जाता है जो कि हथौड़े से उसके सर पे वार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और जब उसकी गर्लफ्रेंड ये आवाज़ सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो ऊपर जाती है चेक करने के लिए कि वो सही सलामत है या नहीं। तभी अचानक उसे अपने बॉयफ्रेंड की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी अपने पीछे वो उस कातिल को देखती है जो कि उस पर वार करने वाला था। वो लेडी उसको पीटती है और वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए वो एक स्टोर रूम में पहुँचती है जहाँ पर उसके पैर में कांच भी गड़ जाता है, लेकिन वो ज़रा भी नहीं चिल्लाती। वो एक टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है ताकि वो लैम्प उसे ना ढूंढ पाए, लेकिन लैम्प बहुत शातिर होता है, जिसे पता होता है कि वो टेबल के नीचे ही है, इसीलिए वो एक चेन सॉ को स्टार्ट करता है और टेबल को काटने लगता है, जिससे कि वो औरत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वो लैम्प उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसे उठाकर वापस घर में ले जाता है। इधर शैली और पीट वापस अपनी गाड़ी में आ जाते हैं वहाँ से जाने के लिए, लेकिन पीट जब गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उसकी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हो रही थी और तभी उसे पता चलता है कि गाड़ी की वायर्स किसी ने काट दी हैं। तभी शैली गाड़ी के आगे उस कातिल को देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो पीट को बताती है कि वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करे, लेकिन वो कातिल वहाँ पर आकर गाड़ी का कांच तोड़ देता है
और वो तुरंत पीट को बाहर निकाल के उसके सर पे हथौड़ा मारता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। शैली ये देखकर तुरंत गाड़ी से बाहर निकलती है और वहाँ से भागने लगती है और वो कातिल उसका पीछा करने लगता है। शैली एक मिट्टी के पीछे जाके छुप जाती है, लेकिन वो कातिल उसे ढूंढ लेता है और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो अपनी एक्स फेंक कर मारता है, जिससे वो एक्स उसे लग जाती है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। उसके बाद वो शैली को भी ज़बरदस्ती उठाकर अपने घर वापस ले जाता है। इधर मैरी और कार्ला उसके बेटे को ढूंढ रही होती हैं, जहाँ कार्ला उससे कहती है कि उसका बेटा तो कहीं पर भी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो मैरी उससे कहती है कि वो उसे बहुत ही अच्छी लड़की लगती है, जो कि उसके साथ उसके बेटे को ढूंढने के लिए आई, और वो उसे बताना चाहती है कि दरअसल उसका बेटा बहुत ही अच्छा है। वो थोड़ा अलग है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा लड़का है जो कि उसका हमेशा ख्याल रखेगा। कार्ला ये सुन के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। तो वो उसे बताती है कि वो घर वापस चले, वो उसे सारी बात बताएगी। जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो मैरी उससे कहती है कि क्या वो उनकी फैमिली में शामिल होना चाहती है। तो कार्ला उससे कहती है कि वो पहले अपने बेटे से उसे मिलवाए, क्योंकि वो उससे मिलना चाहती है। तभी मैरी एक ईविल स्माइल देती है और उससे कहती है कि दरअसल उसका जो बेटा है वो एक मॉन्स्टर है और वो अगर उससे मिलेगी तो वो उसे जान से मार डालेगा। ये सुन के कार्ला उससे कहती है कि वो उसे डराना बंद करे, लेकिन मैरी उससे कहती है कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं डरा रही। उसका बेटा बस उसे प्रोटेक्ट करता है स्ट्रेंजर्स से, क्योंकि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो उसे हर्ट कर सकते हैं, इसीलिए उसका बेटा प्रोटेक्शन के तौर पे उन स्ट्रेंजर्स को मार डालता है। लेकिन अब वो उनकी फैमिली में आ जाएगी तो उसे भी इन सब की आदत पड़ जाएगी। कार्ला उससे कहती है कि वो उसकी फैमिली में नहीं आना चाहती, और तभी वो उस लैम्प को देख लेती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तुरंत वहाँ से भाग के अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। लेकिन वो लैम्प वहाँ पर आकर उसके सर पे हथौड़ा मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब कार्ला की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ पाती है और वहाँ पे उसके दोस्त पीट और शैली भी मौजूद थे। मैरी कार्ला से कहती है कि डिनर रेडी हो गया है, तो वो सभी डिनर एक साथ करेंगे, और वो सबको उनके ही दोस्त का मांस देती है खाने के लिए। लेकिन शैली इतनी डरी हुई होती है कि वो मांस को खाने लगती है, जिसे देखकर मैरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें बताती है कि उसका जो बेटा है वो फॉलन एंजल है, जो कि भगवान द्वारा दिया गया उसको एक वरदान है। उसके बाद वो कार्ला से कहती है उसे खाने के लिए, तो कार्ला उसे खाने से इनकार कर देती है और ये देखकर वो अपने बेटे को आदेश देती है कि वो उसके दोस्त को मार डाले। तो लैम्ब उसके दोस्त पीट के पास जाता है, जो कि उसका गला काट के उनके सामने ही उसे जान से मार डालता है। तभी अचानक शैली अपने आप को छुड़ाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन लैम्ब उसे पकड़ लेता है और अपनी आरी से उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिससे शैली की वहीं पर मौत हो जाती है। अब कार्ला ही अकेली बची हुई थी और मैरी उसे कन्विंस कर रही थी उसकी फैमिली में शामिल होने के लिए, लेकिन कार्ला उससे कहती है कि वो उसकी फैमिली में शामिल नहीं होगी, क्योंकि उसे अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए थी, लेकिन उसने उसे बुरी शिक्षा दी, जिसकी वजह से उसका बेटा एक मॉन्स्टर बन गया। बचपन में उसके साथ उसके पिता ने जो भी किया था वो बहुत ही ज़्यादा गलत था, लेकिन उसने जो अपने बेटे को ऐसा बना दिया वो भी तो बहुत ज़्यादा गलत है। वो न जाने कितने इनोसेंट लोगों को मार डालता है, जिसके बारे में उसे पता तक नहीं है, और उसे लगता है कि वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। दरअसल उसने किसी फरिश्ते को नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर को जन्म दिया है, और वो खुद भी उससे बड़ी मॉन्स्टर है जिसने अपने बेटे को ऐसा सब कुछ सिखाया। ये सुन के मैरी चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन कार्ला उससे कहती है कि वो झूठ नहीं बल्कि सच कह रही है। ये सुन के मैरी अपने बेटे से कहती है कि वो अपनी एक्स लेकर आए और इसे जान से मार डाले, और जब उसका बेटा एक्स लेने के लिए जाता है तो कार्ला अपने आप को छुड़ा लेती है और एक चाकू से मैरी को स्टैब कर देती है, जिससे मैरी की मौत हो जाती है। जब लैम्ब वहाँ पर आता है तो वो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत कार्ला के पीछे जाता है उसे जान से मारने के लिए। कार्ला बहुत देर तक भागती रहती है और लैम्ब एक्स लेकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी कार्ला एक रोड पर पहुंचती है जहां पर उसे एक गाड़ी आती हुई नज़र आती है और वो उस गाड़ी के पीछे बैठ जाती है और उस बंदे से कहती है कि वो गाड़ी ज़ोर से भगाए। वो बंदा उसकी बात मान के गाड़ी ज़ोर से भगाता है और लैम्ब उसे नहीं पकड़ पाता और दूर से देखकर ही गुस्सा करता है कि काश वो उसे जान से मार पाता। दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और उन सब में से सिर्फ कार्ला ही सर्वाइव कर पाई थी। दोस्तों जो मूवी है ये इंस्पायर्ड है चेन्स ऑफ मैसेकर से, जहाँ पे जो आखिरी सीन दिखाया गया है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही था जैसे चेन्स ऑफ मैसेकर में था। दोस्तों आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। और दोस्तों आप हमें कोई भी मूवी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, तो फील फ्री टू सजेस्ट मी सम मूवीज़, और जो भी मूवी मुझे अच्छी लगेगी मैं उसे एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा, वो भी आप लोगों का नाम मेंशन करके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।